Hello students, today we are going to discuss our next topic in the statistics, chapter number 8, time series analysis 1, in which we will study measurement of linear trend. अभी हम बात कर रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की. टाइम सीरीज हैज़ टू मच इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. सो मेनी डाटा जिसमें प्राइसेस, नेशनल इनकम, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेल्स, प्रॉफिट्स, ये सभी हम टाइम के बेसिस पर लेकर चलते हैं. जैसे डेज हैं, मंथ्स में हैं, ईयर्स में हैं. तो ये सभी के सभी जो डाटा हम लेते हैं इसमें चेंजेस आते रहते हैं. रेगुलर चेंजेस भी होते हैं, इरेगुलर चेंजेस भी होते हैं. जैसे जैसे समय बीतता है अपवर्ड ट्रेंड्स, डाउनवर्ड ट्रेंड्स, सभी चीज़ें होती रहती हैं. तो इसीलिए हमें टाइम सीरीज़ की जो स्टडी है उसे करनी पड़ती है. दैट इज़ वेरी यूज़फुल. अभी हम बात करेंगे टाइम सीरीज़ का मीनिंग क्या होता है. व्हाट इज़ टाइम सीरीज़? द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एज टाइम सीरीज़. टाइम सीरीज़ क्या है? बेसिकली डाटा को कलेक्ट करना जो कि टाइम के बेसिस पर होगा. वो डेज में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है. हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स रहते हैं. एक हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. तो कोई भी चेंज, चाहे वो प्रोडक्शन में है, चाहे पॉपुलेशन में है, चाहे वो सेल्स में है, किसी भी तरीके का चेंज आप टाइम सीरीज़ के साथ शो कर सकते हैं. जैसे आपको यहाँ दो टेबल्स बना के दिखाई गई हैं जिसमें प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है ईयर वाइज. तो आप किसी भी फिगर को, किसी भी डाटा को यहाँ टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंगली शो कर सकते हैं. बहुत सारे डेफिनेशंस अलग अलग थिंकर्स ने दी हैं टाइम सीरीज़ की, जिसमें कैनी एंड कीपिंग कहते हैं अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज. क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन कहते हैं अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंज क्रोनोलॉजिकल. यानी टाइम के हिसाब से डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को अरेंज करना ही कहलाता है टाइम सीरीज. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज की यूटिलिटी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिक्स और बिजनेस फील्ड्स में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसकी यूटिलिटी भी है, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है. तो क्या पॉइंट्स रहेंगे इसके रिगार्डिंग? फर्स्टली, टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डाटा. हम टाइम सीरीज को यूज़ करते हैं पिछले बिहेवियर को, डाटा के पिछले बिहेवियर को चेक करने के लिए. यानी डाटा किस तरीके से था, कैसा था, हम उसके बिहाफ पर पॉलिसीज़ बना सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके. सेकेंडली, टू फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर. आगे की पॉलिसीज़ बनाने के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ करने के लिए, फ्यूचर के प्लान्स बनाने के लिए, फ्यूचर का बिहेवियर चेक करने के लिए कि पिछले सालों में ऐसा होता आया है तो अगले सालों में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. ये सब भी हम करते हैं टाइम सीरीज़ के साथ. थर्डली, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल्स, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, जिसमें बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, कोई भी स्थिति जो इकॉनमी की चल रही है हो सकती है, उस स्थिति को एस्टिमेट करने के लिए भी टाइम सीरीज़ का यूटिलाइज़ किया जाता है. कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज़, एक टाइम सीरीज़ को हम दूसरी टाइम सीरीज़ के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं. उसमें डिफरेंट कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स, इन सब चीज़ों को चेक किया जा सकता है. स्टडी ऑफ प्रेजेंट वेरिएशंस. एट प्रेजेंट क्या क्या वेरिएशंस हो रही हैं नेशनल इनकम में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, प्राइसेस में, आउटपुट्स में, ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं टाइम सीरीज़ के साथ. देन यूनिवर्सल यूटिलिटी. जो टाइम सीरीज़ है इसकी यूनिवर्सल यूटिलिटी है, जिसमें बिजनेसमैन, फार्मर्स, कंज्यूमर्स, इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट, ये सब प्लान्स बनाते हैं और एक्टिविटीज़ को चेकआउट करते हैं. तो दीज आर द टाइम सीरीज़ यूटिलिटी. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़. क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे टाइम सीरीज़ के? अब इसमें देखिए, कंपोनेंट्स में कहते हैं कि कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. जो चेंजेस हैं हम उन्हें 4 फैक्टर से शो कर सकते हैं. 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास. पहला कंपोनेंट है सेक्युलर ट्रेंड, जिसे हम T से शो करते हैं, यानी ट्रेंड. दूसरा सीजनल वेरिएशंस, जिसे हम S से शो करते हैं. तीसरा साइक्लिकल वेरिएशंस, जिसे हम C से शो करते हैं. चौथा इरेगुलर वेरिएशंस, जिसे हम I से शो करते हैं. अब हम बात करेंगे सेक्युलर ट्रेंड की.
सेकुलर ट्रेंड रेफर्स टू द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डाटा टू ग्रो और डिक्लाइन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जनरली जो डाटा ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएशंस टाइम टू टाइम आती रहती हैं, अपने आप मैनेज भी हो जाती हैं, शॉर्ट कमिंग भी होती हैं, उसमें कोई ना कोई रीजंस आपके रहते हैं। तो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ या जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, अगर हम इन सब चीज़ों को कंपेयर करके डालें तो ये सब चीज़ें हमारी जो है ट्रेंड के अंदर आ जाती हैं। सेकुलर ट्रेंड को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, वन इज़ लीनियर ट्रेंड, अदर इज़ पैराबोलिक ट्रेंड। लीनियर जिसमें आपको एक सिंगल जो फैक्टर हैं आपके जो कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट अमाउंट में चेंज आता रहेगा, चाहे राइज हो चाहे फॉल हो, इसे हम इक्वेशन से शो कर सकते हैं ट्रेंड को। इसे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड भी कहा जाता है। इसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हम इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा पैराबोलिक ट्रेंड, पैराबोलिक ट्रेंड जिसमें लॉन्ग टर्म में राइज और फॉल होता है, और जो राइज और फॉल है वो एक डिफरेंट रेट से होता है, अलग अलग पर्टिकुलर रेट से रहेगा इसमें। तो यहाँ पर हम सेकेंड डिग्री पैराबोलिक और क्वाड्रेटिक ट्रेंड बनाएंगे। तो हमारा जो ट्रेंड बनेगा, इक्वेशन बनेगी, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीजनल वेरिएशंस की। सीजनल वेरिएशंस ऐसी वेरिएशंस होती हैं जो पीरियडिक वेरिएशंस होती हैं टाइम सीरीज के अंडर, जो कि 12 महीने के पीरियड में कभी भी किसी भी तरीके से हो सकती हैं। ये रेगुलर तरह की होती हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन के बाद ऐसी ही होती हैं। दे आर ईजी टू बी एंटिसिपेटेड, इनका आसानी से पता चलाया जा सकता है। जैसे सपोज गर्मी है, समर सीज़न, समर सीज़न में कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड, आइसक्रीम की डिमांड्स, ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे रेनी सीज़न है, अम्ब्रेलाज, रेन कोट, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब सेशन स्टार्ट होता है तो बुक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सीजनल है। तीसरा साइक्लिकल वेरिएशंस, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से, जो साइक्लिकल होती हैं, ऑसिलेटरी वेरिएशंस होती हैं। ये 2 से 10 साल के पीरियड के बीच में आती हैं। बिजनेस साइकिल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज सक्सेसिव वेव्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर एट अबाउट द सेम टाइम इन मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज सेड बाय बर्न्स एंड माइकल। साइक्लिकल जो वेरिएशंस होती हैं, इसके 4 फेजेस रहते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, अगेन साइक्लिकल वेरिएशंस। तो ये नीचे ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर आएगा, तो ये अपने आप ही रिकवरी मोड पर आ जाएगा। एंड इट हैपन्स इन द पीरियड ऑफ 2 to 10 years। नेक्स्ट इरेगुलर वेरिएशंस, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इरेगुलर वेरिएशन ऐसी होती हैं जो किसी भी समय अचानक आ गई, कोई भी एक्सीडेंटल कॉज हो गया जिसके लिए, जैसे फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, स्ट्राइक्स हो गई, कोई भी ऐसा कारण जो अचानक हो गया, शॉर्ट सर्किट्स हो जाना, तो जिनकी वजह से हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। नाउ कमिंग टू द मॉडल्स फॉर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। मॉडल्स क्या रहेंगे? 3 यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के मॉडल हैं। प्रोफेसर स्पीगल ने कहा है, जैसे द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंसिस्ट इन डीकम्पोजिशन ऑफ ए टाइम सीरीज इनटू इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। तो मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज 2 तरह के रहते हैं, एक एडिटिव मॉडल है, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। एडिटिव मॉडल जिसमें हम चारों कंपोनेंट्स को शो करेंगे। देखिए एडिटिव मॉडल जैसा आपको दिखाया भी गया, O इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। O है आपका ओरिजिनल डाटा विच इज इक्वल टू टी यानी ट्रेंड, S मतलब सीजनल वेरिएशन, C मतलब साइक्लिकल वेरिएशंस, I स्टैंड्स फॉर जो आपका है इरेगुलर वेरिएशंस। इसे आप आगे पीछे करके लेफ्ट राइट करके जो है इक्वेशंस बना सकते हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। नेक्स्ट 3 इक्वेशंस इससे आप ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जिसमें ओरिजिनल डाटा इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई आई, यानी O इज इक्वल टू टी एस सी आई। तो यहाँ से O बाई टी इज इक्वल टू एस सी आई, O बाई टी इंटू एस इज इक्वल टू सी आई, O बाई टी इंटू एस इंटू सी इज इक्वल टू आई। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, क्या क्या मेथड्स रहेंगे? हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जिसमें पहला फ्री हैंड कर्व मेथड, दूसरा सेमी एवरेज मेथड, तीसरा मूविंग एवरेज मेथड, चौथा लीस्ट स्क्वायर मेथड। अभी हम इस फर्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे फ्री हैंड कर्व मेथड की। फ्री हैंड कर्व मेथड क्या होता है? सबसे इजी और सिंपलेस्ट मेथड है।
इसमें ओरिजिनल डाटा को एक ग्राफ पेपर पर हम प्लॉट करते हैं, स्मूथ कर्व इसमें बनता है, मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं जिसे हम फ्री हैंड ट्रेंड कर्व कहते हैं। तो इसे हम ट्रेंड फिटिंग बाय इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं, इस मेथड का नाम। आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया फिट अ ट्रेंड लाइन टू द फॉलोइंग डाटा बाय फ्री हैंड कर्व मेथड। यहाँ पर ईयर आपको दिए गए हैं 2001 से 2010 तक, प्रोडक्शन आपको दिया गया है इन थाउजेंड्स, 150,000, 155,000, देखिए 180,000 तक आपको ये दिया गया है। हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर ईयर्स बनाए 2001 से लेकर 2010 तक जैसा आप देख रहे हैं। फिर हमने वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन को डाला, हमने यहाँ से बीच में ब्रेक करा, देखिए आप 2 पैरेलल लाइन बनाई गई हैं बीच में, वो इसीलिए की गई है क्योंकि हम कॉर्नर पॉइंट को 0 पॉइंट बेस से लेकर चलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर प्रोडक्शन 150 दिया है तो बीच में हम इसको ब्रेक करके 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 हम गैप्स के साथ ले लेते हैं। देखिए हमने डॉट लगाया, 2001 में था 150 तो 150 पे डॉट लगा हुआ, देखिए 2002 में था 155 तो ये देखिए आपका डॉट लगा हुआ है 2002 के ऊपर। 2003 में 165 तो ये देखिए 165 के सामने डॉट लगा हुआ है। ऐसे ही 2004 में, 5 में, 6 में और ऐसे ही 2010 में 180 की रेंज में लगाया गया है डॉट। सभी डॉटेड पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, डॉटी पॉइंट्स को मिलाने से हमारा जो है फ्री हैंड कर्व तैयार हो जाएगा। सभी फ्री हैंड कर्व के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो हमारी ट्रेंड लाइन कहलाती है। दिस इज फ्री हैंड कर्व मेथड, वेरी सिंपलेस्ट मेथड। नाउ द merits and demerits of free hand curve method. Merits, this is very simple method, this is very flexible, no mathematical formula is used in this method. This method is also used for forecasting about future का भी आप इसमें पता लगा सकते हैं। कुछ demerits भी हैं इस मेथड की, जैसा कि this method is based on subjective judgments, so bias may be affecting the findings, biasness हो सकती है, lack of accuracy हो सकती है, लॉन्ग रन जो मूवमेंट्स हैं वो यहाँ से डेफिनेटली आपको पता नहीं चलते। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं आपकी फ्री हैंड कर्व मेथड की, एंड दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड फ्री हैंड कर्व मेथड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज सेमी एवरेज मेथड। फर्स्ट वाले मेथड में जो हमने पढ़ा वो सिंपल फ्री हैंड कर्व मेथड था। अभी हम बात करें सेमी एवरेज। सेमी एवरेज का मतलब है जब हम अपनी सीरीज़ को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अब जब हम 2 हिस्सों में बांटेंगे सीरीज़ को तो सीरीज़ हमारी सेपरेट हो जाएगी और फिर हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे दोनों सीरीज़ का और उसके बाद हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारी सीरीज़ में जो नंबर ऑफ़ ईयर है वो हमें चेक करने पड़ेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स इन अ टाइम सीरीज इवन है तो हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए जैसे 4 ईयर्स, 6 ईयर, 8 ईयर्स। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, ट्रेंड लाइन बनानी है सेमी एवरेज मेथड के बेस्ड। ठीक है, 2000 से लेकर 2007 तक आपको सेल्स फिगर दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए जैसा आप टेबल में देख रहे हैं 2000 में सेल्स हैं आपकी 412 लाख, 2001 में 438 लाख, ऐसे ही 2007 तक हमारी दी गई हैं ये 500 लाख। हमने क्या किया, 4 ईयर्स में से डिवाइड कर दिया। हमारी ईयर वाइज सेल्स हो गई, देखो पहले 4 साल 2000 से 2003 तक हमारी सेल्स है, हमने उसका सेमी टोटल किया, वी आर गेटिंग 1748। हमारी सेमी एवरेज आई, 4 से डिवाइड किया हमने जब 437, और यहाँ हमारा मिडल ईयर जो बनेगा 2001.5। ऐसे ही अगले 4 साल 2004 से 2007 तक जिसमें हमारा सेमी टोटल आया 1942, हमने इसे 4 से डिवाइड किया, वी गेट 485.5, और मिडल ईयर आया हमारा 2005.5। आगे आप देखेंगे जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखिए वही एक्स एक्सिस पर आपने ईयर्स लिए 2000 से लेकर 2007 तक, आपने वाई एक्सिस पर सेल्स डाली जिसमें देखो बीच में फिर पैरेलल लाइन लगा के 0 के साथ कट किया गया है। देन ऊपर 400, 420, 440, 460, 480, 500 हमने सारी फिगर्स को प्लॉट किया। 2000 में हमारी जो फिगर थी जो हमें दिया गया था दैट इज 412, हमने वहाँ डॉट लगाया। 2001 में हमारी फिगर थी 438, हमने प्लॉट लगाया। देखिए आपकी एक्चुअल लाइन बनाई गई है डॉट्स लगा के।
ऐसे ही आपने ट्रेंड लाइन बनानी है। अब ट्रेंड लाइन के लिए हमने इसको डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। पहले वाले में हमारा 2001.5 ईयर यानी 2001 और 2002 के बीच में बनेगा। ये फिगर है हमारी 437, देखिए हमने डॉट लगाया। 2001 और 2002 के मिड में रेंज में लेते हुए सेल्स 437। ऐसे ही फिर हमारा 2005 और 6 के बीच में आएगा 2005.5 है। तो ये हमारी जो फिगर आई थी दिस वाज 485.5, हमने रेंज में लगाया। देखो 2 डॉट लगे हैं ट्रेंड लाइन के नाम पर, जिसे हमने ट्रेंड लाइन नाम दिया गया है, मिलाया गया है। तो इस तरीके से सेमी एवरेज मेथड के अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पर कर्व बना सकते हैं। ये आपका था अगर हमारे नंबर ऑफ ईयर्स इवन है। अगर हमारे नंबर ऑफ ईयर ऑड हो जाएं, जैसा कि 5, 7, 9, 11, तब हमें कैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें आपसे कहते हैं ट्रेंड लाइन फिट करिए। सेशन 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमें दिए गए हैं। टोटल 7 ईयर्स हैं। देखो हमने क्या किया, 2008 से 2010 तक पेयरिंग कर दी 3 ईयर्स, जिसका टोटल आया 69। 3 से डिवाइड किया 23 और हमारा मिड ईयर आया 2009। बुक में गलत लिखा गया 1982, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, 2009 है ये। हमने 2011 को ओमिट कर दिया, बीच वाले मिड ईयर को हमने छोड़ दिया है। फिर 2012, 13, 14 3 ईयर्स हमने लिए। सेमी टोटल आया हमारे पास 30, 29, 40 को किया हमने ऐड तो 99। 3 से डिवाइड किया वी गॉट 33 और मिड ईयर आया हमारा 2013 और 1986 गलत लिखा गया, आप इसे सही कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स लिए 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमने वाई एक्सिस पर प्रॉफिट डाला 20, 25, 30, 35, 37, 40। अभी हमें ये कह रहे हैं हमने प्लॉट की वैल्यू सारी 2008 में जैसे 20, 2009 में 22, 2010 में 27, ऐसे हम डॉट्स लगाते गए। ये हमारी एक्चुअल लाइन बन गई, हमने मिलाया सभी डॉट्स को। फिर हमने 2009 में लगाया जो डॉट है 23 लाख पर। हमने फिर लगाया 2013 में डॉट 33,000 पर। पहले हमारा रहा 2009 में 23,000 पर और 2013 में 33,000 पर। देखिए हमारी ट्रेंड लाइन बनकर आ गई। हमने इसे मिलाया, अभी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि 2015 का प्रॉफिट निकालिए। हमने 2015 सेशन पुट किया, हमने 2015 से लाइन अपवर्ड खींची, ट्रेंड लाइन तक हम उसे लेकर आए और जब हमने उसे लेफ्ट तक टर्न किया तो हमारा ये जो स्ट्राइक कर रहा है 37,000 पर स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब 2015 में जो हमारा प्रॉफिट बनेगा दैट वाज 37,000। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इस मेथड की कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स रहेंगी। मेरिट्स जैसा कि बहुत आसान है, वेरी इजी मेथड, फ्री फ्रॉम बायस, ट्रेंड वैल्यूज़ आर वेरी डेफिनेट, बहुत कम समय लगता है ट्रेंड लाइन बनाने में। कुछ डीमेरिट्स भी हैं, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड अजम्पशन के ऊपर चलता है जो हमेशा सही नहीं होती, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से अफेक्ट होता है, इग्नोर करता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को। बट फिर भी अगर हम मान के चलें तो ये मेथड हमारा ज़्यादा सुटेबल है अगर हम फ्री हैंड ट्रेंड कर्व मेथड के बजाय बात करें तो। दिस मेथड इज़ मोर रिलायबल दैन फ्री हैंड कर्व मेथड। And this is all about the exercise number 1 and exercise number 2. Thank you.